हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आनंद कुमार आपके अपने YouTube चैनल एसीसी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए रोज की तरह आज फिर एक नया सेशन लेकर आया हूं आपका हिस्ट्री का। और और आज हम चलने वाले हैं नवपाषाण काल की तरफ। हमने देखा पुरापाषाण काल, पुरापाषाण के अंतर्गत जितने भी थे उनको देखा। फिर हमने देखा मध्यपाषाण काल और उसके सारी चीजें। और आज हम देखेंगे हमारा नवपाषाण काल। और इतिहास में आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है नवपाषाण काल। और देखते हैं हमारे टॉपिक के अंदर जो नवपाषाण काल है, जो हमारा नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल के अंतर्गत आज हम किन किन टॉपिकों पर बात करने वाले पहले उसको देख लेते हैं। नवपाषाण के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक होगा, सबसे पहला वो होगा टाइम पीरियड, समय को लेकर। दूसरी बात इसका होगा परिचय। परिचय परिचय में सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय के बाद हम देखेंगे तीसरा पॉइंट इसकी विशेषताएं। विशेषताएं देखेंगे। और विशेषताएं के बाद हम इसके देखेंगे फोर्थ पॉइंट महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थल। और इसका पांचवा पॉइंट हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के हम इन 4-5 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम समय देख पा रहे हैं नवपाषाण काल का। और नवपाषाण काल के अगर हम समय की बात अगर करें तो नवपाषाण काल का जो समय है वो 7000 बीसी से लेकर के 2000 बीसी तक माना जाता है। अगर हम विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो कई जगह आपको 9000 भी लिखा मिलेगा। कई जगह आपको 9000 भी लिखा मिलेगा। तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि 7000 हम एज हमारे भारत के तौर पर देख पा रहे हैं। ये विश्व की दृष्टि से 9000 और भारत की दृष्टि से अगर बात करें तो 7000। 7000 कई जगह आपको 8000 बीसी टू 3000 बीसी मिलेगा। कई जगह आपको 6000 बीसी से लेकर के आपको 2000 बीसी भी मिलेगा। तो ये एक समय पीरियड है, आपको परेशान नहीं होना, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, बता दिया। तो इसका हम समय देखते हैं बेसिकली 7000 बीसी से 2000 बीसी तक। ठीक है, और किसी को कोई समस्या? और बाकी ये जो विशेषताएं हैं इनको जब हम देखेंगे तो लिखेंगे, बाकी मैं अभी इनको रब कर देता हूं। और आज हम देख पा रहे इसका सामान्य परिचय, एक एक बिंदु करके देख लेते हैं। सामान्य परिचय में अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे। सामान्य परिचय में अगर देखा जाए तो ये जो हमारा नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल जो है ये पाषाण काल का एक अंतिम चरण माना जाता है। पाषाण काल का अंतिम चरण माना जाता है। अंतिम चरण माना जाता है। इसके बाद इसके और अगर इसके अंतर्गत बात करें, इसके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए। महत्वपूर्ण बदलाव हुए नवपाषाण काल के अंदर। अगर बदलाव की बात किया जाए, बदलाव ये परिवर्तन, बदलाव बात करें या हम परिवर्तन की बात करें तो इस काल का जो मानव था, इस काल का जो मानव था वो संग्राहक, जो भोजन संग्राहक था, भोजन संग्राहक जीवन को त्याग करके, भोजन संग्राहक जीवन को त्याग करके वह भोजन संग्राहक जीवन को त्याग करके वह उत्पाद जीवन की तरफ अग्रसर होने लगा था। उत्पाद या उत्पादक जीवन की तरफ अग्रसर होने लगा था, यह बढ़ने लगा। ठीक है, इसका क्या मतलब कि पहले का जो मानव था वह टोटल शिकार पर आश्रित था। अब कुछ समय के बाद वो यहां शिकार करता था, जब यहाँ के आसपास के जब जानवर खत्म हो जाते थे तो अपना सारा सामान उठा करके, अपना घर बार उठा करके वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता था।
तो इस काल का मानव आते आते नवपाषाण काल के आते आते काफी लंबा समय बीत गया और मानव भी क्या हुआ कि कुछ समय के बाद अपने आप को परिवर्तन करने लगा समय के हिसाब से, समय के साथ परिवर्तन करने लगा। और वही का जो महत्वपूर्ण जो बदलाव थे, इस काल का मानव संग्रहक जीवन को त्याग करके उत्पाद की तरफ ये बढ़ने लगा। इस काल का मानव पहले क्या था, किस पर आश्रित था? ये पहले ये शिकार पर आश्रित था, पहले शिकार करता था। लेकिन इस काल का मानव मैंने बताया कि उत्पाद की तरफ बढ़ने लगा। तो इस काल का मानव मतलब नवपाषाण काल का मानव ये सबसे पहले ये कृषि पर आश्रित हो गया, ये कृषि भी करने लगा, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करने लगा, पशुपालन भी करने लगा। ठीक है, पशुपालन के साथ साथ ये स्थायी निवास की तरफ भी अग्रसर होने लगा। स्थायी निवास की तरफ भी अग्रसर होने लगा, मतलब कहना चाहिए कि इस काल का मानव धीरे धीरे अपने आप को स्थायी करने लगा इस काल का मानव। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें सामान्य परिचय में, तो इस काल का मानव मतलब नवपाषाण का मानव प्राकृतिक पर निर्भर होने की बजाय ये आत्मनिर्भर होने लगा। पहले का मानव क्या करता था? प्राकृतिक पर निर्भर रहता था, लेकिन अब यह क्या कर प्राकृतिक पर निर्भर ना होकर के ये आत्मनिर्भर बनने लगा। भाई यहां तक किसी को समस्या हो तो पूछो। आई होप, मुझे लगता है कि यहां तक कोई कंफ्यूजन ना हुआ होगा। फिर भी एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूं कि इसका जो समय था वो 7 BC से 2000 तक माना जाता है। मैंने सारा लिख दिया है, आप एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद सामान्य परिचय की बात किया जाए अगर नवपाषाण काल की, तो इस काल का जो है कि पाषाण काल का ये अंतिम चरण माना जाता है। मैंने बताया था कि हमारा जो पुरा पाषाण काल था, फिर मध्य पाषाण काल था, फिर ये नवपाषाण काल आ गया। हमने भी जो पुरा पाषाण था उसके अंदर भी हमने कोई 2-3 पाषाण कालों को देखा था। ठीक है, इसके बाद इसमें मुख्य परिवर्तन या बदलाव की बात की जाए तो इस काल का जो व्यक्ति था ये संग्रहक जीवन को त्याग करके उत्पाद की तरफ बढ़ने लगा, मतलब खेती वेती करने लगा ये। ठीक है, इस काल का मानव खेती भी करता था, पशुओं को भी पालता था, और इनके साथ साथ ये घुमक्कड़ जीवन को छोड़ करके कहीं ना कहीं स्थायी होने लगा। छोटे छोटे गांवों के रूप में, कबीलाओं के रूप में, बस्तियों के रूप में कहीं ना कहीं ये बसना शुरू करने लगे धीरे धीरे। और इस प्रकार का मानव प्राकृतिक पर जो निर्भर रहता था वो उस पर नहीं करके आत्मनिर्भर होने लगा। क्लियर है? चलिए, तो इसको मैं मिटा देता हूं, या चलो नीचे लिख देता हूं अभी इसमें, मैं अभी इसको मैं मिटा देता हूं। और अब हम देख पा रहे हैं इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं। हम मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, हमको ज्यादा लंबा लेकर नहीं चलना है, हम सिर्फ खास पॉइंटों पर ही बात करेंगे। और अब इसका तीसरा पॉइंट हमने देख रहे हैं, इसका क्या विशेषताएं या विशेषता। ठीक है, विशेषता है। अब अगर हम इसमें अगर कुछ विशेषताओं की बात करें, जैसे पहला विशेषता देख लेते हैं इसमें उपकरण या औजार या हथियार। अगर हम इस काल के उपकरण कहो या औजार कहो या हथियार कहो, अगर इनकी बात करें तो इस काल में कुछ 2, 4, 5 देख लेते हैं। जैसे कि पहला हसिया, कुल्हाड़ी 2 हो गए। इसके बाद इसमें धनुष, तीर कमान जो होता है ना, धनुष बाण वाला तीर कमान। इसके बाद सिलबट्टा हो गया, मूसल हो गया, ओखली हो गया। ये सारी चीज उस समय के कुछ चीजें थी। ठीक है, उस समय के आप चाहे उनको हथियार कहो या तीर कमान कहो या मूसल कह लो। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो
कृषि। अब कृषि पे भी देखते हैं कि उस काल का मानव लगभग 3 से 4-5 जो भी अनाज था उस समय वो खेती से वो उपज करता था। ठीक है, जैसे हम अगर इसमें देख रहे हैं तो जौ, गेहूं, चावल, मक्का, राई, जई इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अब अगर हम इसमें अगर कुछ देख पा रहे हैं तो हमारा जौ, गेहूं, चावल, मक्का, राई, बाजरा वगैरह सारी चीजें थे, तो ये सारी चीजें हम इसमें देख पा रहे हैं। और अगर हम बात करें अगर इतिहास की साक्ष्य की, तो बीच में हम देखते भी चलते हैं कि जौ और गेहूं का जो साक्ष्य था, जौ और गेहूं का साक्ष्य ये भैया मिले मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से मिले हैं ये गेहूं और जौ के साक्ष्य। और ये मेहरगढ़ है भैया बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, गेहूं और अगर चावल के साक्ष्य की बात किया जाए तो ये मिले कोलडिहवा में, कोलडिहवा इलाहाबाद, ये यूपी में है, कोलडिहवा इलाहाबाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कोलडिहवा, इलाहाबाद, इन सब के बारे में हम देख रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं यहां पे, क्योंकि ये जो कोलडिहवा इलाहाबाद है, यहां पे समय समय पर अगर बात करें 1972 से 1976 तक की बात करें, तो इस समय पर कोलडिहवा यूपी में कई प्रकार के खोज किए, कई लोगों ने, कई पुरातात्विक लोगों ने, कई पुरातत्ववेत्ताओं ने कई बार खोज किया। तो यहाँ पे हड्डी भी मिले, कुछ मृत भांड भी मिले, मिट्टियों के बर्तन भी मिले, पर वो सही अवस्था में नहीं थे, टूटे फूटे मिले। पर इस जगह में कई बार भी हमारे जो पुराने जमाने के जो वेत्ता थे, जो पुरातात्विक खोज करता थे, उन्होंने कई बार इस समय यहाँ पे खोज किया। ठीक है, तो मैंने विशेषताओं बताई आपको उपकरण और कृषि। इसके बाद आगे भी मैं लिख देता हूं, यहां इसमें इसको मैं मिटा देता हूं। कृषि के बाद करें हम बात करें तो पशुपालन, कृषि के जस्ट बाद हम देखते हैं क्या, पशुपालन। पशुपालन के अंतर्गत हम देखते हैं तो उस समय के व्यक्ति, नवपाषाण काल का जो मानव था वह गाय, बैल, बकरी, ठीक है ना, गाय, बैल, बकरी, और भी चीजें थी जैसे कि भैंसा, ठीक है ना, भैंसा, ठीक है ना, भेड़, इन जानवरों को वो क्या करता था, पशुपालन करता था। लेकिन इन समय, उस समय जो मानव था ये सर्वप्रथम इनका ये मांस के लिए करता था, मांस के लिए करता था। लेकिन समय के चलते हुए, वक्त के अनुसार वक्त बदलता गया और नवपाषाण काल का मानव धीरे धीरे इन जानवरों से परिचित होता गया। और जब ये उन पर परिचित, जब ये उनसे परिचित हो गया तो इनके साथ ये मांस कम और इनका पशुपालन पर या व्यवसाय पर या बोझा ढोने के लिए, बोझा खींचने के लिए, अपने कामगार को करने के लिए इन सब जानवरों का वो कहीं ना कहीं उपयोग करने लगा। ठीक है, तो भाई यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछें। ठीक है, चलिए पशुपालन के बाद हम देखते हैं शिल्प या उपकरण। शिल्प या उपकरण, अब शिल्प या उपकरण की बात की जाए तो नवपाषाण काल के मानव ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन जिसको हम कहते हैं क्या, मृत भांड। ये मृत भांड बनाते थे, मृत भांडों पर तरह तरह की कलाकारी करते थे और कई प्रकार के मृत भांड बनाते थे।
ठीक है ना। मृत भांड, मिट्टी के बर्तन, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद और हमारा अगर बात किया जाए तो इसमें अगर देखिए स्थायी निवास, स्थायी निवास, अगर स्थायी निवास की बात किया जाए, स्थायी निवास की बात किया जाए तो इस काल का मानव, हमने बताया था कि संग्राहक जीवन को छोड़ करके छोटे छोटे कबीलाओं में बसने लगे, छोटे छोटे बस्तियां बनने लगी, हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे गांव बनने लगे, गांव या छोटी छोटी बस्तियां, छोटी छोटी बस्तियां बनने लगी। और ये जो छोटी छोटी गांव, छोटी छोटी बस्तियां थी, इनके जो घर हुआ करते थे ये कहीं ना कहीं घास फूस से हुआ करते थे, ये कहीं ना कहीं घास फूस से हुआ करते थे, पत्तों से, जो घास होती हैं बड़ी बड़ी, उनसे कहीं ना कहीं ये अपने अपने घर को बनाने लगे। लेकिन एक ऐसा जगह भी है मेहरगढ़, एक ऐसा जगह है मेहरगढ़, एक ऐसा जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ मैंने बताया था कि बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक ऐसा जगह है हमारा मेहरगढ़, जहां से कच्चे ईंटों के बने घर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कच्चे ईंट, सॉरी, कच्चे ईंट के बने घर के साक्ष्य भी मिले हैं, बने घर के साक्ष्य भी मिले हैं। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम इसका देखते हैं धार्मिकता। हम बात कर रहे हैं धार्मिकता की, और इस काल का जो मानव था, इस काल के जो लोग थे, ये कहीं ना कहीं मातृ देवी, मातृ देवी को मानते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। इस काल का मानव जो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक जो होता है, प्राकृतिक जो होता है, मौसम है जो प्राकृतिक होता है, कहीं ना कहीं इनको भी ये भगवान मानता था, इनको भी ये पूजता था, पूजन पाठ करता था। मौसम भी था, जैसे मौसम को भी आज के दौर पर हम भी भगवान मानते हैं, मौसम, मौसम को भी कहीं ना कहीं इस काल का मानव भगवान मानता था। ठीक है ना। तो आज का ये सेगमेंट था नवपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में, नवपाषाण काल के अंदर के छोटी छोटी पॉइंट है जो मैंने सिर्फ और सिर्फ कम शब्दों में आपको बेहतर समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। फिर भी आपको लगता है कि कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट पॉइंट मतलब कल की क्लास में मिलेंगे। हम नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से होंगे, कल हम इस टॉपिक को लेकर मिलेंगे। और आज तक या आज की वीडियो बने रहने के लिए आपने जुड़े तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं कल आपकी इसी समय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहूंगा। नमस्कार।